नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और आज बात होगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा में और इन 288 सीटों के लिए लगातार जद्दोजहद चल रही। सभी बड़ी पार्टियां मैदान में हैं और इसी पर आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन जी भी मौजूद हैं। नवीन जी, महाराष्ट्र चुनाव क्यों अहम है इन सारी पार्टियों के लिए, पहले तो ये समझाइए। देखिए, महाराष्ट्र में जब पिछली बार जो सरकार बनी थी उसके बाद 3 बार शपथ ग्रहण हो गया। पहले एक सरकार बन नहीं पाई, दूसरी बार सरकार बनी तो एक दिन के अंदर गिर गई, तीसरी बार सरकार जो बनी वो सरकार फिर गिर गई, फिर दोबारा सरकार बनी। तो गड़बड़ झाला सारा महाराष्ट्र में ये है कि जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां थी उन पार्टियों के अंदर एक बड़ा विघटन देखने को मिला और जो राष्ट्रीय पार्टियां थी वो राष्ट्रीय पार्टियां जो है अपने वर्चस्व की लड़ाई वहां पर लड़ती दिखाई दे रही है। जैसे बात करें बीजेपी की, तो अभी तक बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर जब भी आई वो हमेशा सेकंड पार्टी के रूप में ही उसने वहां पर जो है सियासत अपनी पूरी की। लेकिन जब सीटें ज्यादा उनकी आने लगी, वहां अपनी जमीन उन्होंने तैयार कर ली, तो शिवसेना पीछे खिसकती गई और बाला साहब ठाकरे का जो प्रभाव था जैसे जैसे कम होता गया, उनकी उम्र बढ़ती गई। उसके बाद जो है बीजेपी का उभार वहां बड़ी तेजी से हुआ, खासतौर से 2014 के बाद। तो उसके बाद जो है वहां अचानक से बीजेपी के लिए ये महत्वाकांक्षाएं बनी कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे। पहली सरकार इन्होंने बना ली थी फडणवीस को, किसी तरह जब मुख्यमंत्री बने थे तो किसी तरह शिवसेना को मनाया गया कि हमारी नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है और हमें वो जो सरकार चली थी वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उस दौरान ऐसा कोई समीकरण था ही नहीं। बाला साहब उस टाइम पे थे, ऐसा कोई समीकरण नहीं था कि किसी भी तरीके से शिवसेना जो है वो कांग्रेस के साथ आ सकती है। तो इसलिए विचारधारा को देखते हुए दोनों पार्टी एक साथ होकर के, ना चाहते हुए भी एक साथ होकर के सरकार चलाई। लेकिन दूसरी बार जब चुनाव हुए 2019 में जी, उस दौरान क्या हुआ कि शुरू से ही ये रस्साकशी देखने को मिली कि यहाँ पर शिवसेना की जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। और यही जो मामला था एनसीपी और कांग्रेस के बीच भी देखने को मिला, क्योंकि वहां पर भी सत्ता को लेकर के खींचतान लगातार चल रही थी और दोनों ही पार्टी अपने अपने विचारिक पार्टियां थी। वो भी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है एनसीपी और कांग्रेस भी, तो इसलिए दोनों का वहां अलायंस रहा। और यहाँ पर दोनों पार्टियां जो थी राष्ट्रवादी विचारधारा या फिर एक धर्म प्रधान राजनीति को लेकर चलने वाली पार्टियां थी। लेकिन जब नतीजे आए तो उसके बाद जो है कहीं से भी बात नहीं बनी। जब बात नहीं बनी तो फिर रस्साकशी होती रही कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस बीच जो है एक खेल हो गया, बीजेपी ने अजीत पवार से बात कर ली और शपथ ग्रहण भी हो गया। लेकिन एक दिन बाद फिर वो सरकार गिर गई, तो फिर एक नया समीकरण बना महाविकास आघाड़ी करके जी। वो सरकार सवा दो साल चली। उसके बाद शिवसेना के अंदर से बड़ा विघटन हुआ और बीजेपी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बना ली। तो ये जो पूरी महाराष्ट्र की राजनीति, ये जो चुनाव है, ये केवल और केवल शिवसेना के लिए ही नहीं, उद्धव परिवार के लिए नहीं, शरद पवार के लिए भी एक नाक का सवाल है और बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल है। बीजेपी के लिए इसलिए नाक का सवाल है क्योंकि पिछले 2.5 सालों से लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगते आ रहे हैं इन दोनों ही पार्टियों ने कि इन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ फोड़ करके यहाँ पर सरकार बनाई है, भ्रष्टाचार के तरीके से सरकार बनाई है। तो बीजेपी के लिए ये एक लिटमस टेस्ट है और शिवसेना के लिए भी है। एक चीज और बताइए कि जैसे जब इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता, जैसे कि बिहार में जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे, जब वो कांग्रेस के साथ थे, तो ये तय हो गया था कि भाई सीएम का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार ही होंगे। हुआ ये भी, तेजस्वी की सीटें ज्यादा आई, बावजूद इसके बिहार में नीतीश कुमार सीएम बने। यहाँ तय नहीं हो पा रहा है कि भाई चेहरा कौन होगा और इधर ये कहा जा रहा है कि शिंदे ही सीएम होंगे। ये उधर इसका क्या फर्क पड़ेगा इन तमाम सीटों पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन बिहार और महाराष्ट्र के दोनों परिप्रेक्ष्य अलग अलग हैं। बिहार के अंदर पिछले 15-20 साल में कोई बड़ा फेस वहां पर नीतीश कुमार के बरक्स खड़ा होने वाला कोई नहीं आया अभी तक। तो इसलिए वहां कोई विकल्प देना या ऐसी बात भी रखना कि नीतीश कुमार के बरक्स हम तेजस्वी यादव को खड़ा कर रहे हैं या फिर कांग्रेस अपने किसी लीडर को खड़ा कर रही है, वो कहीं से भी जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के अंदर जो कांग्रेस के अपने नेता हैं, जैसे नाना पटोले हो गए और जो पुराने जो नेता थे वो अशोक चौहान थे, वो निकल गए, वो निकल गए, पार्टी छोड़ के चले गए। पृथ्वीराज चौहान पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो अपनी जमीन तलाशते दिख रहे हैं। रितेश देशमुख के जो भाई हैं, अमित देशमुख, हाँ, वो भी पुराने कांग्रेसी है, लेकिन उनकी भी जमीन बड़ी मुश्किल से जो है कांग्रेस में बची हुई है। और बाकी नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर कांग्रेस कह जरूर रही है कि विपक्ष जो है वो मैं हूं, क्योंकि इस वक्त जब से दोनों पार्टियों में विघटन हुआ है तब से कांग्रेस की संख्या ज्यादा है, तो मुख्य विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस कह जरूर रही है कि मुख्यमंत्री हमारी तरफ से बने, ऐसा मन में लोगों के है कांग्रेस पार्टी के नेताओं। लेकिन उद्धव भी चाह रहे हैं हम भी बन जाएं, उधर शरद पवार मानने के लिए तैयार नहीं है। उद्धव
उद्धव के लिए इसलिए क्यों जरूरी है क्योंकि उद्धव इसी बिना पर बीजेपी के साथ छोड़ के आए थे। उद्धव की पहली जो जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि मुख्यमंत्री शिवसेना का बने और इसी वजह से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा। बिल्कुल। तो वही बात उद्धव यहाँ भी रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सीट्स जितनी भी आएंगी मुख्यमंत्री जो है किसी भी तरीके से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो गुट है वो कहीं से भी कांग्रेस या एनसीपी की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि लोकसभा चुनाव के बाद मैं ये कई सारे था एडिटोरियल में कि भाई जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो यहाँ पे लड़ रही हैं, बड़ी पार्टियां जो हैं वो यहाँ लड़ रही हैं महाराष्ट्र चुनाव में। दूसरा ये कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा फायदा एनसीपी शरद गुट को हुआ था, सबसे ज़्यादा फायदा सीटों के हिसाब से। और शरद पवार लगातार ये बताने की कोशिश करें मेरी पार्टी को तोड़ दी गई, उद्धव ठाकरे ये बताने की कोशिश करें। उस लोकसभा चुनाव का इस विधानसभा पर कितना फर्क आपको लगता है कि पड़ेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा के जो नतीजे आए थे वो हम मान के चल रहे थे कि ये पार्टियों में टूट के बाद एक बड़ा फैसला वहां की जनता करेगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शरद पवार क्योंकि जमीनी नेता है महाराष्ट्र के और उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि मैं अभी हारूंगा नहीं और मैं अभी जमीन पर दोबारा से पार्टी को खड़ा कर दूंगा, और उसका नतीजा ये आया कि अजीत पवार गुट को एक सीट आई और शरद पवार गुट के पास अच्छी खासी सीट आई, कांग्रेस के पास भी अच्छी सीट आई और उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के पास बीजेपी को हुआ, बाला साहब ठाकरे गुट के पास भी शिंदे गुट से ज्यादा सीटें आई। बिल्कुल। तो कहे हम इंडिया गठबंधन की सीटें वहां ज्यादा थी। तो ये एक टेलर दिख रहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर शायद इसका कुछ असर देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए हवा का रुख कुछ अलग बता रहा है। ऐसे कुछ दृश्य वहां से दिखाई दिए जैसे नवाब मलिक एनसीपी अजीत गुट में चले गए। अब नवाब मलिक खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी बेटी को भी चुनाव लड़वा रहे हैं और नवाब मलिक उस सीट से लड़ रहे हैं जो कि इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत सीट मानी जा रही थी, अबू आजमी वाली सीट जो है। अब यहाँ पर और बाकी जो एनसीपी के पुराने नेता थे, प्रफुल्ल पटेल हो गए, छगन भुजबल हो गए, ये सब पहले से ही उस धड़े के अंदर शामिल है। शरद पवार अकेले दिखाई दे रहे हैं इस गुट में, जितेंद्र आव्हाड एक उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी अपनी बेटी जो है बारामती से जो सांसद है वो है। तो कई सारी चीजें यहाँ पर मुझे शरद पवार के फेवर में नजर नहीं आ रही है और मुझे एनसीपी की बात करें तो अजीत पवार गुट ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट की। बिल्कुल, शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के अंदर मुझे यहाँ पर भी शिंदे गुट को थोड़ा सा एज दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिंदे गुट ने जितने पुराने नेता थे जो कि उद्धव गुट के अंदर भी थे उनको भी शामिल करने की कोशिश की है। और मैंने कई ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं जिसके अंदर जो वहाँ की आम जनता है, जनमानस है, वो शिंदे गुट की कुछ योजनाओं के प्रति जो है वो काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ योजनाएं जो है शिंदे साहब ने बहुत अच्छी लेकर आई है, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना की भी काफी तारीफ हुई है। तो ऐसा लगता है कि वहां पर भी पिछड़ती हुई शिवसेना दिखाई दे रही है। एक शिवसेना ने अपनी तरफ से भी कुछ सैद्धांतिक कदम जो है वो उठाने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं उठाए। जैसे कि राज ठाकरे ने जब अपने बेटे के चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने क्या किया कि वहां से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करती है, जबकि पिछली बार ऐसा था कि जब वर्ली से आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे थे तो राज ठाकरे ने बड़ा दिल दिखाते हुए और अपने भतीजे को चुनाव लड़वाने के लिए वहां से कैंडिडेट नहीं उतारा था। तो यहाँ उन्हें थोड़ा सा देखिए, महाराष्ट्र की जो जनता है ना वो बड़ी इमोशनल जनता है। वहाँ नहीं तो इस इमोशन के हिसाब से फिर तो सारे के सारे उद्धव के साथ और शरद पवार के साथ चले जाएंगे। नहीं, यहाँ उद्धव को बड़ा दिल दिखा करके बताना था कि मेरे लिए मैं वही बाला साहब ठाकरे का बेटा हूँ जिस बाला साहब ठाकरे ने बारामती से जब सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि चाहे विरोध हमारा शरद पवार से कितना ही रहा हो, लेकिन ये हमारी बेटी है और ये चुनाव लड़ रही है, हम अपना कैंडिडेट नहीं देंगे। इतना बड़ा नेता और कभी भी सत्ता में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली, कोई पद नहीं लिया। और ये बड़प्पन बाला साहब ठाकरे ने दिखाया था बारामती से जब पहला चुनाव लड़ा था सुप्रिया सुले ने। तो वो देखिए, जनता जो है वो ये देखती है कि आप उस बड़े नेता की छवि और उसके जैसा विचार और उसके जैसा उदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। परसेप्शन की पूरी राजनीति होती है, आप दिखा क्या रहे हैं। आपने एक बड़ा संदेश दिया, जबकि राज ठाकरे ने वो संदेश पिछली बार दे दिया था कि हम अपने भतीजे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़वाएंगे, चाहे हम अलग पार्टी है चाहे कुछ भी है। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने थोड़ी सी भूल की है। ये राजनीति के जानकार ऐसा मानते हैं कि ये यहाँ पर उनको थोड़ा सा एक मैसेज देना था। एक सीट कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती है, वहां उन्हें मैसेज देना था कि हम इस सीट पर कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। लेकिन वो सीट उनके खुद के खाते में थी, ये भी नहीं इंडिया गठबंधन में किसी और दल के खाते में। बिल्कुल सही है। और यहाँ उन्होंने वो नहीं किया। तो और आइए, जो लगातार योगी कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, अमित शाह ने 370 पर बात की है, वक्फ बोर्ड पर बात की है, प्रधानमंत्री भी अलग दिशा में बात कर रहे हैं वहां पर। इन सब चीजों का क्या फर्क लगता है आपको?
देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो है राष्ट्रीय फलक के जितने भी मुद्दे हैं उनका असर ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि महाराष्ट्र की अपनी अलग जो है राजनीति हमेशा से रही है। वहाँ पार्टी, नेता और धड़े ये बड़े मायने रखते हैं। अगर कोई भी नेता मैं देखूंगा वहाँ अलग, उसने अलग पार्टी बनाई है, तो वो जनता जो है नेता के फेस के साथ में वहां रहती है, क्षेत्र के साथ में रहती है। मराठी मानुष के अपने अलग मुद्दे हैं, वहां की जनता के अपने अलग मुद्दे हैं, हर क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं। उस मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़ते हैं और जो है वहां नतीजे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर का मुद्दा लेकर आए हम, या बटेंगे या कटेंगे जैसे मुद्दे लेकर आए, इसका कोई असर वहां पर बहुत अधिक देखने को नहीं मिलता, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर आप अगर मुस्लिम बहुल सीटों की भी बात करेंगे तो उस पर भी नतीजे जो हैं वो बीजेपी के लिए या किसी और को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में नहीं है, क्योंकि वही धड़ा इधर भी है। आप देखिए, बीजेपी के साथ भी एनसीपी अजीत पवार गुट है, जो कि खुद मुस्लिम वोटों के लिए आज कल खुद अजीत पवार टोपी पहन के प्रचार कर रहे थे नवाब मलिक के लिए उस मुस्लिम इलाके के अंदर जाकर के। तो वहां पर उनके पास एक व्यक्ति खड़ा है। उधर कांग्रेस है, शरद पवार गुट है, और AIMIM की भी एंट्री हुई है, समाजवादी पार्टी भी वहां पर है। बीजेपी के लिए वहाँ मुस्लिम वोट इतने डिसाइडिंग नहीं है कि सत्ता जो है वो इधर की उधर कर दे, क्योंकि वहाँ अपने आप में बहुत सारे फैक्टर्स बटे हुए हैं। मराठा का अपना अलग फैक्टर है, दलितों का अपना अलग फैक्टर है। अच्छा, एक बहुत जल्द संक्षेप में, ये मराठा आरक्षण वाला कितना फर्क डालेगा इस पे? देखिए, मराठा आरक्षण जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। वहाँ पर जो भी सरकार आती है वो ये वादा करती है कि मराठाओं के लिए वहाँ इतने प्रतिशत आरक्षण करेंगे, लेकिन आरक्षण की एक सीमा है, संवैधानिक दायरे के अंदर ही वो रहता है। आप चुनावी वायदे के अंदर उसको कह सकते हैं। अभी मनोज जलांगे की बात हुई थी, वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब ये बात है कि जो भी चुनावी दल है, राजनीतिक दल है, वो हमेशा ये वादा करता है कि मराठा आरक्षण जो है लेकर आएंगे, लेकिन वो कितना लेकर आएंगे, क्योंकि संवैधानिक दायरा जो है उसको बढ़ाने के लिए आपको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है, और उसके लिए केंद्र का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो इसलिए अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन वहां पर ये वादा करती है तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, और अगर ये महायुति करती है तो इनके लिए थोड़ी सी आसानी हो सकती है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है मराठा आरक्षण को, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 50% आरक्षण पूरे सभी राज्यों के अंदर लागू है। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के जो एक चर्चा थी वो आपने देखी, लेकिन लगातार आप खबरों के लिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।